स्टूडेंट्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो वीडियो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपके जीके जीएस के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो आप सीरीज के साथ रेगुलर जुड़े रहे, वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। लाहो जो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है। मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या फिर केरल। लाहो 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 कहाँ का हो गया, मेघालय। लाहो कहाँ की नृत्य शैली है आपकी, मेघालय की है। इसके अलावा मेघालय के कौन कौन से हैं, इसके अलावा देखिए मेघालय के, एक तो आपका हो गया नोंगक्रेम, नोंगक्रेम है एक तो आपका मेघालय का। एक आपका हो गया बेहिंदी खलम, बेहदीन खलम कहाँ का हो गया, ये भी आपका मेघालय का हो गया। इसके अलावा है आपका शाद शुक्लम, शाद शुक या फिर शाद शुक्लम, ये भी आपका मेघालय का है। एक आपका बंगला हो गया या फिर बांग्ला हो गया, हैंड्रा ड्रम हो गया आपका इसका दूसरा नाम, ठीक है। और एक आपका हो गया खासी, एक कौन सा हो गया, खासी। फिर से देख लो, नोंगक्रेम, बेहंदीन खलम, शादशुक, बांग्ला और आपका खासी। केरल की अगर बात करें, केरल के दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्लासिकल डांस है, कौन कौन से हैं, कथकली जिसमें मुखेटे का प्रयोग किया जाता है, और आपका है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये कहाँ के हैं आपके, केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। घराना किस चीज को कहा जाता है, जहां पर एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को किसी चीज के बारे में शिक्षा देता है। जैसे कि वहां पर उन्होंने क्या किया है, उस घराने के अंदर उन्होंने अपनी जो है चीजें सीखी हैं, जैसे आपका नृत्य वगैरह हो गया, ठीक है, डांस वगैरह हो गया, या फिर आपकी गायन शैली हो गई, तो वो वहां से सीखी है, उसी चीज को घराना कहा जाता है। तो यहाँ पर नाम दिया गया है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल का संबंध पटियाला घराने से है, आगरा से है, बनारस से है या फिर किराने घराने से है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है किराना घराना। कहाँ से संबंध है, किराना घराना। कहाँ पर पड़ता है ये आपका, मुजफ्फरनगर। कहाँ पर पड़ता है, मुजफ्फरनगर, यूपी में, ठीक है। अगर बात की जाए संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक, तो संस्थापक है इसके करीम खान, संस्थापक है इसके करीम खान। अगर हम लोग कलाकार की बात करें कि, तो यहाँ पर नाम देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है बलदेव सिंह बाली, बलदेव सिंह बाली। एक आपका हो गया उपेंद्र भट्ट, क्या हो गया, उपेंद्र भट्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है भट्ट। एक आपका हो गया अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान। इसके अलावा आपका हो गया वाहिद खान भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। एक बार रिवीजन कर लो क्वेश्चन को। गंगूबाई का हंगल का जो संबंध है वो किराना घराने से है। संस्थापक की बात करें तो ये करीम खान है, ठीक है। कलाकार कौन कौन से हैं इसके अलावा, बलदेव सिंह, उपेंद्र भट्ट, अब्दुल वाजिद खान और आपका भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हरशंकर भट्टाचार्य, हरशंकर भट्टाचार्य जो हैं वो किस चीज से संबंधित थे। वायलिन, संतूर, सारंगी या फिर सितार। हर्षशंकर भट्टाचार्य किस चीज से संबंधित हैं आपके, वायलिन, संतूर, सारंगी या फिर सितार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा सितार। यहाँ पर क्या रहेगा आपका राइट आंसर, सितार। सितार से अगर हम और बात करें तो कौन है आपके, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है पंडित रविशंकर। कौन है, पंडित रविशंकर। निखिल बैनर्जी, एक है आपके निखिल बैनर्जी। विलायत खान, विलायत खान। नेक्स्ट है आपका अरविंद पारेख, अरविंद पारेख। ये नाम वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके। सभी नामों को आपको रिवाइज करना है बेटा। हर एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी चार पांच नाम आपको देती रहूं। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कोई ट्रिक विरिक की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वायलिन की अगर हम लोग बात करें, वायलिन के कौन कौन से हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वायलिन के बारे में बात करें तो आपका एक तो होगा के सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम, और ए आपका होगा के वैद्यनाथन, के वैद्यनाथन, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें संतूर की, संतूर भजन सोपोरी, भजन सोपोरी।
एक है आपका शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है संतूर से। अब हम देखेंगे सारंगी, एक बार सारंगी का और देख लो, सारंगी के कौन कौन से हैं, सारंगी, सारंगी के कौन कौन से, हम सारंगी की, तो सारंगी के कौन कौन से हैं, बुंदू खान हो गया एक तो आपका, बुंदू खान हो गया, और एक है आपका सुल्तान खान, एक कौन सा है आपका, सुल्तान खान। तो ये नाम आपके हैं सारंगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है यहाँ पर, चिथिराई उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, चिथिराई, चिथिराई उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मेघालय, कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है आपका चिथिराई उत्सव। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसके अलावा तमिलनाडु के हैं चित्रार्थी, चित्रार्थी हो गया आपका, एक आपका जलीकट्टू हो गया, जलीकट्टू, ये आपका बुल फेस्टिवल है जिसके अंदर भैंसा दौड़ करवाई जाती है। एक आपका हो गया पोंगल, एक कौन सा हो गया आपका, पोंगल हो गया, एक आपका हो गया महामहम, महामहम, और एक आपका हो गया पुंथुडू। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ का पुंथुडू, क्योंकि ये आपका न्यू ईयर का है, न्यू ईयर ऑफ तमिल। ठीक है, सब नामों को याद रख लेना। चिथिराई जो है वो आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा है आपके जलीकट्टू, पोंगल, महामहम और एक आपका पुंथुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, पहली बार। एक तो आपका 1971 में हुआ था, पहली बार में हुआ था, और उसके बाद में आपका 1975 में हुआ था। कितनी बार हो चुका आपका, 3 बार हुआ था। तीसरी बार के अंदर भारत ने जीता था, और अब तक एक बार ही जीता है, भारत ने जीता था तीसरी बार। अगर बात की जाए कि किसको हराया था, तो पाक को हराया था, पाक को हराया था यहाँ पर भारत ने 1975 में। यहाँ पर कैप्टन कौन थे उस टाइम पे, भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आ चुका। अजीत पाल सिंह, अजीत पाल सिंह जो थे वो आपके यहाँ पर कैप्टन रहे थे भारत की तरफ से। और आपका आयोजन जो है वो मलेशिया के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, मलेशिया के द्वारा आयोजन करवाया गया था। अगर यहाँ पर बात करें कि फिर फर्स्ट किसने जीता था, अगर 1971 की बात करें तो पहला किसने जीता था, तो ये आपका पाकिस्तान ने जीता था, पहला आपका पाकिस्तान ने जीता था। और किसको हराया था पाकिस्तान ने, यहाँ पर टीम कौन सी थी आपकी, स्पेन थी। उपविजेता टीम कौन सी थी, स्पेन, यहाँ पर लिख देती हूँ उपविजेता। ठीक है, तो भारत ने अब तक हॉकी में कितनी बार विश्व कप जीता है आपका, तो ओनली एक बार जीता है, ओनली एक बार जीता है। और कब जीता है, तो 1975 के अंदर जीता है। अगर हम पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है, तो कव्वाली होगा, गजल होगा, टप्पा होगा या फिर भजन होगा, कौन सा रहने वाला है, ये आपका होगा टप्पा, टप्पा होगा। इसके अलावा देखना आप जुगनी, इसके अलावा कौन कौन से हैं, जुगनी हो गया, सुहाग हो गया, जुगनी हो गया, सुहाग हो गया, लोरियन हो गया आपका, लोरियन हो गया, और एक आपका धोरियन हो गया, धोरियन। ठीक है, ये पंजाब राज्य के संगीत के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, दुनिया का सबसे पुराना। अगर हम बात करें तो आपके 4 ग्रैंड स्लैम हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, 4 आपके ग्रैंड स्लैम हैं। कौन कौन से हैं, आफ बाउ, आफ बाउ, यानी कि ये तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका हो गया फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, ये आपका हो गया विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन हो गया, और ये आपका हो गया यूएस ओपन, यूएस ओपन। अगर हम लोग बात करें कि जो आपका फ्रेंच ओपन है ये किस मैदान पर खेला जाता है, तो ये आपका मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस रंग की मिट्टी होती है, विंबलडन जो है वो आपके घास के मैदान में खेला जाता है। बचे आपके 2, ऑस्ट्रेलिया और एक आपका यूएस ओपन, ये दोनों जो है आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं ये दोनों। और अगर हम बात करें कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना यहाँ पर होगा विंबलडन ओपन, क्योंकि विंबलडन ओपन जो है ये सबसे पहले आपका 1877 से ही स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में 1881 में आपका फ्रेंच ओपन आया था, और इसके बाद में 1891 में आपका जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था। फिर आपका 1905 से स्टार्ट हुआ था यूएस ओपन। तो ये सीरीज याद रखना, फर्स्ट पर आपका कौन सा होगा, विंबलडन, सेकंड पर आपका फ्रेंच हो गया, थर्ड पर आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन, और फोर्थ पर हो गया आपका यूएस ओपन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा कि 2024 का
2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसमें पुरुष विजेता, ठीक है, महिला विजेता और युगल विजेता, यानी कि जो जहां पर दो दो लोगों की टीम बनती है, तो वो कौन थे? अगर पुरुष की बात करें तो कौन थे? जानिक सिनर। पुरुष कौन थे? जानिक सिनर। कहाँ के थे ये? इटली के। महिला की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आर्यना सबालेंका। ये कहाँ की है? तो ये है आपकी सबालेंका, ये है आपकी बेलारूस। अगर हम लोग यहाँ पर युगल की बात करें तो युगल में एक तो थे रोहन बोपला, कहाँ के हैं? भारत के। और एक थे आपके मैथ्यूज, ये कहाँ के थे? मैथ्यूज जो थे ये आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, रोहित बोपन आपके इंडिया के थे, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लो क्वेश्चन को कि दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आपका विंबलडन है। सेकंड नंबर पर आपका फ्रेंच आएगा, थर्ड नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलियन आएगा, फोर्थ नंबर पर आपका यूएस ओपन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, निम्नलिखित में से कौन सी बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? शांताराम, ए फाइन बैलेंस, द ईयर ऑफ रनवेज, या फिर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आई होप हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि पहले जो आपके 2 प्रैक्टिस सेट करवाए थे उनके अंदर भी इस बुक का नाम मैंने डाल रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? 2006 में इसको बुकर मिला था। बुकर प्राइज कब मिला था? वर्ष 2006 के अंदर बुकर प्राइज मिला था। इसके अलावा कौन कौन सी हैं आपकी, यहां पर लिख देती हूं। एक है आपकी इम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आपकी हुला बोलोइन गवावा ऑर्चार्ड। ये 2 पुस्तकें भी हैं आपकी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। किसकी हैं? किरण देसाई की। अगर बात की जाए, अगर अनीता देसाई की पुस्तकें यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी हैं? 2 इनकी भी याद रखना, फास्टिंग फीस्टिंग हो गई एक तो आपकी, और दूसरी है इनकी इन कस्टडी। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही पुस्तकें आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? फास्टिंग फीस्टिंग और आपका इन कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का प्रथम सत्र जो है आपका कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ आपका प्रथम सत्र? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, ये देखो 47 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, या फिर 26 नवंबर 1946। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1946 में आपका प्रथम स्तर जो है वो स्टार्ट हुआ था। टोटल कितने सत्र हुए थे आपके? 11। टोटल कितने हुए थे? 11। तो आपका स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से। और अगर बात की जाए कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, यहाँ पर लिख देती हूँ, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपकी 6 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। 6 दिसंबर 1946 को जो है वो स्थापना की गई थी। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, कि पहला स्पीकर कौन था, पहला स्पीकर या संबोधककर्ता कौन था, स्पीकर कौन था यहाँ पर? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो कि आपके अस्थायी रूप से थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि आपके 9 दिसंबर वाली जो बैठक है उसके अंदर चुने गए थे, तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए कि स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को जो आपकी बैठक हुई थी उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर बात की जाए कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी कौन सी प्रथा पर आधारित थी? तो ये आपकी फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। फ्रेंच प्रथा पर आपकी ये आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने कर लिया होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? एडवाइजर कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
BN राव, KM मुंशी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन रहे थे भारत की संविधान सभा के एडवाइजर? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है BN राव। कौन रहेंगे? BN राव। अगर बात की जाए तो यही आपके कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है बेटा क्वेश्चन की, वो यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मिनट। सलाहकार, जो आपकी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, वो आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है एग्जाम में। तो क्या है, काफी सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात पूछी गई है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन के ऊपर चलना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर देखो, अगर बात की जाए संविधान का पहला प्रारूप कब बनाया गया था, तो संविधान का पहला प्रारूप जो है, संविधान का पहला प्रारूप बनाया था आपका कब? तो आपका अक्टूबर 1947 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 243 आर्टिकल्स दिए गए थे। किनके द्वारा? BN राव के द्वारा। किनके द्वारा दिए गए थे? BN राव के द्वारा, और इन्हीं को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखना। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। क्रिप्स प्रस्ताव आपका टाइम पीरियड की बात करें तो 1942, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, ये आपकी कब की थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका 1947, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? और अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन योजना की, ये आपकी 1946 में स्टार्ट हुई थी, 24 मार्च 1946। यहाँ पर देख लीजिए 24 मार्च 1946। अगर बात करें कि आपका ये कब आया था, तो इस टाइम पीरियड पे दिल्ली आया था। यहाँ पर लिख देती हूँ, कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आया। पेश कब हुआ आपका ये? अगर ये तब आया था तो ये आपका पेश कब हुआ? तो 16 मई। कब हुआ था? 16 मई 1946 को ये पेश किया गया। अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करना है। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। अगर सदस्य की बात की जाए, इसके अंदर कितने सदस्य थे? सदस्य कितने थे इसके अंदर? तो आपके टोटल 13 सदस्य थे इसके अंदर। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? कौन थे? तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकार की बात की जाए, या फिर यहाँ पर सलाहकार समिति की बात की जाए, सलाहकार समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेना, कुछ चीजें नोट करो। अगर डॉक्टर BR अंबेडकर की बात की जाए तो ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे, या फिर इसके अलावा इसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। अगर बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये संघ शक्ति या फिर संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम यहाँ पर देखें राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति कितने प्रकार की थी आपकी? तो 7 प्रकार की थी टोटल। कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की। इसके अलावा आप देखना मौलिक अधिकार, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार समिति नहीं, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष, एक आपसे पूछा जाए यहां पर अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर तो आपका आएगा JB कृपलानी, और यहां पर आपका आएगा HC मुखर्जी। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लो। जो प्रांतीय संविधान सभा समिति थी उसके अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति। अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो HC मुखर्जी, और मौलिक अधिकार उप समिति की बात की जाए तो JB कृपलानी थे। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 को यहां पर देखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था, यानी कि पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो इसी दिन को क्या किया जाता है? कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि इसको पारित किया गया था, अगर हम लोग पूछे कि लागू कब किया गया था, लागू कब किया गया था आपका, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कुल बैठ के आपकी कितनी हुई थी? टोटल यहां पर लिख देती हूँ, कुल बैठ के आपकी कितनी हुई थी? तो ये आपकी 165 हुई थी, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी। और समय कितना लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टोटल समय लगा था आपका संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 12, 13 या फिर 10? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपकी टोटल महिला सदस्य थी 15, जिनमें से अगर बात की जाए हस्ताक्षर कितने के हुए थे? हस्ताक्षर कितने के हुए थे? तो आपके 11 महिलाओं के हुए थे। कितनी महिलाओं के? 11 महिलाओं के हस्ताक्षर हुए थे। उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आप सुन लो, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। ठीक है, यहां पर इनका नाम लिख लेना, राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ, यहां पर लिख देती हूँ पहली स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, इसके अलावा थी सुचेता कृपलानी, JB कृपलानी की पत्नी थी, जो कि कौन थी? सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहां से? यूपी से थी। इसके अलावा थी सरोजनी नायडू, इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये भी आपकी कहां से थी, इसको आंसर करना है आपको। एक थी आपकी लीला राम सेठ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक आपकी थी विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भी क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा थी आपकी हंसा मेहता, एक थी आपकी एनी मस्किनी, ठीक है, एक थी आपकी MU स्वामीनाथन, जो कि आपकी दक्षिण भारत की पहली महिला सदस्य थी। मालती चौधरी हो गया, दक्षिणी वेल्यायुधन हो गया आपकी, जो कि दलित वर्ग से संबंधित थी। एक आपका बेगम एजाज रसूल हो गया, जो कि आपकी मुस्लिम महिला थी, यानी कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, आपकी एक आपकी दुर्गाबाई हो गई, रेणुका राय हो गया। तो काफी सारी टोटल आपकी कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। जो मैंने नाम लिख रखे हैं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस राज्य से मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, सरायनहर या फिर दमदमाहा? भीमबेटका कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में। हथनोरा कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। सरायनहर नहर आपकी यूपी के अंदर है, और दमदमा भी आपकी यूपी के अंदर है। तो प्राचीनतम जीवाश्म का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है आपका? तो ये आपका हथनोरा से मिला है। कहाँ से मिला है? हथनोरा से मिला है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगर बात की जाए हथनोरा की जो खोज है वो यहाँ पर लिख देती हूँ, खोज 1982 के अंदर की गई थी। पर चलेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो किन्होंने देखा था? यहाँ पर आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन की पहाड़ियों में। अगर बात की जाए इन गुफाओं को 2003 के अंदर यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था, वर्ष 2003 के अंदर। और इनको खोजा गया था VS वानकरकर के द्वारा। कब खोजा गया था? 1957 में खोजा गया था। और यहाँ पर जो चित्र हैं वो किसके ऊपर आधारित मिले हैं आपको? तो महाभारत पर आधारित मिले हैं। यहाँ के चित्र महाभारत पर आधारित,
ये आपकी यूनेस्को के अंदर लिस्टेड है बेटा। और जो आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आपकी रायसेन की पहाड़ियों के अंदर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या फिर कोटदीजी। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? आपका पाक के अंदर पड़ता है, पाक में पड़ता था आपका। कालीबंगा आपका राजस्थान का हो गया, कालीबंगा राजस्थान का। लोथल बात करें तो गुजरात का है आपका। कोटदीजी जो है ये भी आपका पाकिस्तान का है। तो यहाँ पर आपके प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगर बात की जाए तो ये आपकी बोलन रिवर के किनारे बसा है। यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के हैं। 7000 ईसा पूर्व के हैं। स्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण जो है वो यहीं से मिला है। का प्रथम प्रमाण जो है वो आपका यहीं से मिला है। और पालतू भैंस जो है वो आपके मेहरगढ़ से ही देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखो 7000 ईसा पूर्व हो गया गेहूं और जौ का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी लेटेस्ट एक स्थान की खोज हुई है जो कहाँ पर हुई है आपकी? तो ये आपकी हुई है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर हुई है लहुरा देव यूपी के अंदर हुई है। यहाँ पर आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि कितने वर्ष पुराने हैं? तो ये आपके 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं। तो सबसे पुराना अगर बात की जाए एग्जाम के अंदर तो फिलहाल आपको क्या करना है? लहुरा देव के ऊपर टिक करना है। और अगर लहुरा देव आपको ऑप्शन में ना मिले तो उस टाइम पर आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पर है? आपका पाक के अंदर है, बोलन रिवर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सबसे पहला कौन सा अनाज बोया गया था? गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा? कौन सा अनाज था आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा था? जौ। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी स्थित है नवदा टोली। कुछ इंपोर्टेंट स्थल हैं जैसे गुजरात के अंदर आपका हो गया लोथल जिसको गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एकमात्र डॉकयार्ड था आपका। ठीक है, लोथल। अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर लिख देती हूं मैं, यहाँ पर रोपड़ आपका पंजाब के अंदर पड़ता है। रोपड़। एक आपका हो गया धोलावीरा कहाँ का है आपका? तो ये गुजरात का है धोलावीरा। एक आपका हो गया रंगपुर भी आपका गुजरात का है, गुजरात का। बनावली आपका हरियाणा का हो गया। बनावली कहाँ का हो गया आपका? हरियाणा का हो गया। और एक आपका हो गया अंतरजी खेड़ा ये आपका यूपी के अंदर पड़ता है। कौन सी जगह? एटा। यूपी के अंदर एटा जगह पर पड़ता है जहां से लोहे के साक्ष्य देखने को मिले थे। लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे आपके? तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? 11, 12, 9 या फिर 10? कितने राज्य स्थित हैं आपके? तो यहाँ पर आपके राज्य 9 स्थित हैं। अगर बात की जाए पश्चिम की तरफ तो आपके कितने पड़ेंगे? 5। पूर्व की तरफ कितने पड़ेंगे आपके? 4 राज्य पड़ेंगे। पूर्व के अंदर 4 राज्य पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राज्य को देखते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे। तो ये आपका पड़ेगा यहाँ पर गुजरात। पहला राज्य गुजरात हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा महाराष्ट्र हो गया। ये छोटा सा यहाँ पर गोवा हो गया। ये आपका कर्नाटक हो गया। और ये आपका 5वें नंबर पर केरल हो गया। यहाँ पर अगर इस साइड अगर हम लोग देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका 6 नंबर पर तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपका उड़ीसा हो गया 8वें नंबर पर। और ये जो है वो आपका पश्चिम बंगाल हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर बेटा एक चीज देख लेना, अगर बात की जाए सबसे लंबी समुद्री सीमा की, सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन कौन से राज्य लगाते हैं? समुद्री सीमा तो गेट याद रखना, GAT गेट से गुजरात हो गया आपका। गुजरात कितना हो गया? 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर ये आपको याद रखने हैं। ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका 973 किलोमीटर हो गया।
टी से आपका हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका 906 किलोमीटर हो गया। यानी कि सर्वाधिक गुजरात के साथ, अगर गुजरात ऑप्शन में ना मिले तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, और अगर आंध्र प्रदेश भी ना मिले तो फिर आपको तीसरे नंबर पर तमिलनाडु मिलेगा। तो तीनों आपको याद रखने हैं। और सबसे छोटी सीमा, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी सीमा की, तो सबसे छोटी किसके साथ लगती है? तो गोवा के साथ लगती है। किसके साथ? गोवा के साथ में लगती है सबसे छोटी सीमा। अब हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखना यहाँ पर। भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है। कन्याकुमारी भारत में कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो गया गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ये बीचों बीच लाइन जाती है, इसको 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर इसी को कहा जाता है। ये लाइन है आपकी। ठीक है, भारत जो है वो यहाँ पर आपका स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है आपका? ये आपका भारत स्थित है यहाँ पर। तो ये आपकी नॉर्थ में है। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ में आपका भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? उत्तर के अंदर। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है आपकी भारत में कन्याकुमारी। कहाँ पर स्थित है, या भारत कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्योंकि ये आपका, अगर बात की जाए इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका, या फिर ये आपका ओनली उत्तरी गोलार्ध हो गया। अगर उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो ये ओनली आपका उत्तरी गोलार्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा 10 डिग्री अक्षांश जल मार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है, यानी कि पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। इसके अलावा देखना 8 डिग्री किसको करेगा? 8 डिग्री, 9 डिग्री किसको करेगा, और 11 डिग्री किसको अलग करेगा? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके पहले। तो जो 8 डिग्री है वो आपका मिनिकॉय को, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय से अलग करता है। अगर बात की जाए 9 डिग्री की, तो ये आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और अगर हम बात करें 11 डिग्री चैनल की, तो ये आपका अमीनी द्वीप को कन्नौर से अलग करता है। किससे अलग करता है? कन्नौर से अलग करता है। तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पर मैं आपको कोई चीजें समझा देती हूँ। जैसे ये आपका हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये गोलार्ध, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन जाती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो आपकी लाइन जाती है, ये है आपकी कर्क रेखा, जो कि मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ पिछले वाले सेट में। तो आप उन वीडियो को देख लेना सारा डिटेल से। मैं अभी आपको बार बार नहीं करवाऊंगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है, साउथ में जो है, वो आपकी है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और जो भारत है वो आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। भारत की अगर बात की जाए, आपका भारत कहाँ पर पड़ता है? भारत यहाँ पर पड़ेगा। तो भारत की लोकेशन क्या है इसमें? भारत की लोकेशन है आपकी 8, ये आपकी नॉर्थ साउथ के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट से आपकी स्टार्ट होगी, और नॉर्थ के अंदर आपकी 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होती है। ये आपकी भारत की लोकेशन है। ये आपकी साउथ हो गई और ये आपकी नॉर्थ हो गई। तो इस तरीके से आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा जल्दी जल्दी करवा देती हूँ क्योंकि वरना आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की मैं बात करूँ, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु देखो, कन्याकुमारी, इसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, कैप कोमोरिन। रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, या फिर पॉइंट कालीमार, क्या रहने वाला है? तो इंदिरा पॉइंट आपका होगा, जिसको क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ मैप। आप एक बार मैप देखना बेटा, मैप देखना एक बार। यहाँ पर आप देखना बेटा, आप जो आपका ये यहाँ पर दे रखा है ना, जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे ऊपर है, इस वाले पॉइंट को कहेंगे इंदिरा कोल। ये आपका इंदिरा कोल होगा। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका होगा इंदिरा पॉइंट, ये वाला इंदिरा पॉइंट। और जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में, इसको क्या कहते हैं? किबिथू। क्या बोलेंगे? किबिथू। और आपका जो ये वाला है गुजरात के अंदर जो पड़ता है, इसको कहते हैं गुहार मोता, या फिर गुहार मोती। समझ गए बात को? यहां पर मैं लिख देती हूं कि ये आपके कहां कहां पड़ेंगे। इंदिरा कोल,
यहाँ पर इंदिरा कोल जो है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर है। इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें, इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट है आपका, ये आपका नॉर्थ में है। इंदिरा पॉइंट है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका साउथ में है। अगर बात करें कीबिथु की अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर हम बात करें गुहार मोती की, गुहार मोती जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ये कितना है आपका गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन रहने वाली है, ये आपकी लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो सूर्य दिखाई देता है? तो सूर्य सबसे पहले सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपका डोंगगांव। कहाँ दिखाई देता है? आपका डोंगगांव के अंदर। और ये आपका 1999 में खोजा गया था। और जो अंत होता है सूर्य, जो सबसे अंत में जो सूर्यास्त होता है वो कहाँ पर होता है आपका? सबसे अंत में आपका सूर्यास्त कहाँ पर होता है? सबसे अंत में सूर्यास्त आपका कहाँ होगा? तो नॉर्मली सी बात है, अगर देखो पूरब की तरफ से अगर सूरज उगेगा तो सबसे लास्ट में कहाँ पर आएगा? गुजरात के अंदर आएगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। तो यहाँ पर 4 AM पर सूर्य दिखाई देता है, उसके बाद में ये आपका 4 PM के ऊपर छुप जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित, अविकसित, विकासशील या फिर पिछड़ी हुई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, जिसके अंदर सार्वजनिक और निजी दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। और भारत की विकसित जो ये विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, इसके क्या क्या जो है कारण रहे हैं आपके एक बार सुन लेना। कृषि मुख्य व्यवसाय, ठीक है, कृषि जो है वो भारत का मुख्य व्यवसाय है। विशाल जनसंख्या है, असंतुलित आर्थिक विकास है, निम्न प्रति आय है यहाँ पर, और यहाँ पर पर्सनल बेरोजगारी है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बेटा जल्दी से क्वेश्चन को करवा देती हूँ, क्योंकि जितना एनालाइज करेंगे क्लास आपकी उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो धन की न्यून कार्य क्षमता बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति कम आय बिल्कुल है, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 27 देखना। यहाँ पर भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा। नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा जो है वो भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 अच्छे से करवा रखा है। प्रीवियस ईयर जितनी आप जो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने आपकी सेट्स के अंदर डाली है उनके अंदर इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से करवा रखा है। क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना वहां पर, ठीक है। टोटल आपकी कितनी है? तो 12 आपकी 5 ईयर प्लान्स है, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी टोटल 12 है। सबसे पहली आपकी स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 तक आपकी रही थी, 1956 तक पहली। अगर 12वीं की बात करें तो 2012 से आपकी स्टार्ट हुई थी, 2000 यहाँ पर लिख देती हूँ, 2012 से आपकी स्टार्ट हुई थी और 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन ये आपकी 2015 में ही बंद कर दी गई बेटा, बीच में ही। और यहाँ पर क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया था, नीति आयोग का गठन, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी आएगी? 12वीं, 11वीं, 9वीं या फिर 8वीं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी, यानी कि अपने जो इसका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर स्टार्ट ना होकर ये आपकी बाद में हुई थी। तो कौन सी थी? आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। सभी अगर आपको कंप्लीट देखनी है तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट आवर आपका विद्युत, बिल्कुल ठीक है। सेल्सियस आपका ताप, बिल्कुल ठीक है। गुणक या फिर ये रक्त के साथ, बिल्कुल ठीक है। रेक्टर स्केल क्या आर्द्रता को मापता है? रेक्टर स्केल बिल्कुल नहीं, ये आपको भूकंप को मापने के काम आता है, भूकंप के लिए काम आता है रेक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए आर्द्रता की, आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आपका हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। इसके अलावा अगर हम मापे वायु वेग,
यहाँ पर देख लेना बेटा, वायु वेग, इसके लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु वेग के लिए। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की, वायुमंडलीय अगर दाब की बात की जाए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, तो इसके लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। किलो के लिए गुणक का यूज जो है वो रक्त को मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप को मापने के लिए यूज में आता है। अगर बात की जाए आर्द्रता, आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर की वजह से आपकी मापती है। वायु वेग जो है इसके लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखना, निम्नलिखित युग्मक में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? बाकी सारे सभी हैं। दबाव जो आपकी मात्रा है यहाँ पर आपकी साइड ऐसा यूनिट दी गई है, तो दबाव को मापने के लिए पास्कल, दबाव की ऐसा यूनिट पास्कल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेंस की क्षमता की डायोप्टर है, बिल्कुल सही है। उष्मा की जूल, उष्मा या फिर ऊर्जा भी दे सकता है, इसकी जूल बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? तो इसकी ऐसा यूनिट क्यूरी नहीं होगी बेटा आपकी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्यूरी नहीं होगी। यहाँ पर क्या आएगा? बैक्यूलर, बैक्यूरल, क्या आएगा? बैक्यूरल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक, ये रासायनिक या फिर जैविक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। देखो वही अवस्था जो वापस मिल सके, जैसे जल से बर्फ में बनना, ठीक है, तांबे का तार बनाना, लोहे से चुंबक बनाना, ठीक है, या कुछ भी लगा सकते हो, तार को आप दोबारा फिर से तांबा भी बना सकते हो, तो ये आपकी भौतिक क्रियाओं के अंदर आएगी। लेकिन जैसे दूध से दही बनाना या फल का पकना, ये सभी जो है वो आपकी रासायनिक क्रियाओं के अंदर आएगी। क्योंकि अगर दूध से दही बन गया तो साइंस के अंदर कहीं नहीं लिखा कि दही को फिर से आप दूध बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 32 देखना, यहाँ पर कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन कौन से विटामिन जो है वो आपके जल में घुलनशील हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये आपके विटामिन हैं। तो जल में घुलनशील कौन कौन से? आपके विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना के ई डी ए, के ई डी ए, जो कीड़ा जो है वो आपका फैट सोल्यूबल है। यहाँ पर लिख देती हूँ, फैट सोल्यूबल है आपका कीड़ा, यानी कि वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। तो आप आंसर कर लेना जल्दी से, ए, बी, के या फिर डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? खुद से कौन सा विटामिन बन सकता है? ए, बी नहीं होगा, ठीक है, बी, सी नहीं होगा, डी, के बिल्कुल बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन जो आपका ये है आपका कि विटामिन डी जो है ये आपका, ये किससे मिलता है? आपका डी आपका धूप से मिल जाएगा आपका, और आंत्र जीवाणु से आपका विटामिन के मिल जाएगा। किससे मिलेगा? आंत्र जीवाणु के कारण जो है वो आपका विटामिन के मिल जाएगा। तो ये जो दो विटामिन है ये आपको खुद ब खुद आपके शरीर से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर क्षारीय आएगा, क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, हमेशा 7 से अधिक होता है। ये आपका रिक्टर स्केल हो गया। तो यहाँ पर ये आपका रिक्टर स्केल हो गया आपका। तो ये आपका यहाँ पर होगा, ये आपका 0 होगा, ये 7 होगा, ये 14 होगा। तो क्षार की बात की गई है, तो 7 से अधिक के बीच में जितने भी होंगे वो आपके क्षारीय होंगे। ठीक है, 0 के ऊपर आपका होगा उदासीन, उदासीन, और 0 से 7 के मध्य, 0 से 7, 0 के बाद और 7 से पहले क्या होगा आपका? अम्लीय, अम्लीय। खोज किसने की थी? कितनी डिग्री ताप पर की थी? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर एल सोरेनसेन ने, एल सोरेनसेन ने इसकी खोज की थी। किसकी? रिक्टर स्केल की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर, विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 15,000 आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 15,000 आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस बेस्ट फिल्म को पुरस्कार मिला है? एनिमल, 12th फेल, पठान या फिर जवान? 2024 की बात की गई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो जवान मूवी को मिला है। अभिनेता, किस अभिनेता को मिला है? अभिनेता की बात की जाए तो शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान। कौन सी मूवी है? जवान। अभिनेत्री की बात करें अगर हम यहाँ पर एक्ट्रेस की बात करें, अभिनेत्री, तो कौन है आपकी? नयनतारा। नयनतारा। मूवी की बात करें तो कौन सी थी? जवान। डायरेक्टर पूछे अगर, निर्देशक, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है संदीप रेड्डी को। किसको मिला है? संदीप रेड्डी। मूवी कौन सी थी इनकी? किस मूवी के अंदर मिला था इनको? एनिमल। एनिमल। और अगर बेस्ट विलेन का पुरस्कार पूछे, बेस्ट विलेन, बेस्ट विलेन का पुरस्कार किसको मिला है? बॉबी देओल को। बॉबी देओल को जो है बेस्ट विलन का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए? तो ये भी आपकी एनिमल मूवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? एम फातिमा बीबी, इशिता विश्वास, रानी चटर्जी या फिर अदिति सेंडे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जीडी बिरला पुरस्कार विजेता कौन बनी थी? अदिति सेंडे। कौन थी? अदिति सेंडे। अगर बात की जाए बिरला पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत कब हुई? यहाँ पर लिख लेना, शुरुआत कब हुई इसकी, स्टार्ट ये कब से हुआ था आपका? 1991 से ये आपका स्टार्ट हुआ था कंप्यूटिंग नवाचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? किसको मिला है 2023 का? पुरुष क्रिकेटर को। रोहित शर्मा, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। तो किन को मिला है? ये मिला है आपका पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के टीम के कैप्टन रहे हैं। कौन रहे हैं? कैप्टन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चले। यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम या फिर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम? तो यहाँ पर आएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदलकर जो है निरंजन शाह स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका कहाँ है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका ये पड़ता है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है ये आपका? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर पड़ता है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ये आपका? ये आपका गुजरात में है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम आपका गुजरात में है। अगर बात करें डी.वाई. पाटिल की, ये आपका मुंबई में है, मुंबई में है। और अगर हम बात करें ईडन गार्डन की तो ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता में है आपका ईडन गार्डन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बेटा। ये क्वेश्चन ये आपका घर का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बिल्कुल HW है ये आपका। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपका कल करवा दूंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट की कंप्लीट वीडियो देख ली है और उनको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।